हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीपी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बैच लेके आया हूँ जैसे कि यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, जैसा कि यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक, बट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की या आपने अभी मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है, या जिन बच्चों ने पढ़ भी ली है, ठीक, तो वो इस बैच को जरूर एक बार करना। ठीक है, क्योंकि ये जो बैच है रैंकर्स बैच, ठीक, ये जो बैच होगा जाके रैंकर्स बैच कक्षा 10, ठीक है ना, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल मैथ का बैच है। और इस बैच में मात्र आपको केवल 75 क्लास कराई जाएंगी। ठीक, इस बैच में आपको केवल कितनी क्लासें कराई जाएंगी? 75 क्लासें कराई जाएंगी। और ये जो 75 क्लासें है ना, ये क्लासें हम लोग करेंगे जाके केवल 60 डेज में। कितने डेज में करेंगे? केवल हम लोग इसको 60 डेज में करेंगे। ठीक, अब सर आप 75 क्लास 60 डेज में कैसे कर देंगे? देखो, हम लोग कभी कभी क्या करेंगे, डबल क्लास से भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज क्या है, आज हमारा है 25 अक्टूबर। आज डेट क्या है? 25 अक्टूबर। ठीक, बट आप लोगों को ये क्लास जाते जाते आ जाएगा 26 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन हम लोग 25 दिसंबर, ठीक है ना, 25 दिसंबर तक इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। 25 दिसंबर तक हम लोग इस बैच को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और एक बैच में आप लोगों की और लेके आऊँगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी चीज़ें तैयारी कर ली होगी, ठीक है ना, उनके लिए एक बैच आएगा। ठीक, वो आपको थोड़े दिन में सरप्राइज मिलेगा, बस जल्दी। ठीक है, शायद वो बैच आपको 1 तारीख से मिल सकता है, ठीक, या फिर 11 तारीख से। ठीक, 1 नवंबर या 11 नवंबर से एक बैच और आएगा आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल सरप्राइज बैच रहेगा। ठीक, लेकिन इस बैच को आप अगर कर लिए, ठीक, अगर आपने हमारे साथ 60 डेज हमारे साथ जुड़े रहे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो पेपर में एक सिंगल नंबर का भी क्वेश्चन आपको इस बैच के बाहर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब बच्चे बोलो सर क्यों नहीं मिलेगा? ये देख रहे हो, क्योंकि इस बैच में जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो 6, 7, 8, 10 बार ना आया हो। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये कोई बुक नहीं है कि आपको कोई बुक पकड़ाई सॉल्व करा दी। ठीक है, ये एक आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आज तक यूपी बोर्ड ने सवाल पूछे हैं, ठीक, वो सारे क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है, उनको टाइप वाइज, ठीक है, उनको मैंने टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया है। मैंने उन क्वेश्चनों को टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सेलेक्ट करके लिए आप लोगों के लिए एक मतलब कि कंप्लीट बुक की तरीके उसको कंपाइलेशन कर दिया है। ठीक है, तो इस बैच में इस बैच की एक खासियत होगी कि सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे प्रीवियस में पूछे गए ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप जब एक भी चैप्टर अगर इस बैच का अगर आपने एक भी चैप्टर कर लिया, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस बैच की क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है, ये फर्स्ट बैच है। ठीक, मैं पहला बैच पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये बैच टोटल हमारा 75 लेक्चर में होगा 60 डेज में। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी तक तैयारी से दूर थे या किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है, आप ये बैच कंप्लीट कर लीजिए। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़े दिन में आपको कोई एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर इस बैच की जो भी एनोटेशन पीडीएफ होगी जाके, मतलब जैसे मैं पढ़ाऊंगा जो भी राइट करूंगा जाके, वो सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से उससे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या उससे आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच को आप लोग कंप्लीट करना। ठीक है, आप जैसे ही 60 डेज कर लेंगे, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप 70/70 आराम से कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इतने टाइप के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, अब जब आप कोई आंसर लगाएंगे, कोई गेस्ट पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको इसी बैच का मिलेगा। ठीक, क्योंकि हर जगह के सारे जितने भी क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड ने पूछे कक्षा 10 की मैथ में, सारे क्वेश्चन मैं आप लोग इस बैच में कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जाके इस बैच में सब पहले हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बैच में हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जाके, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके वास्तविक संख्या। ठीक, हम लोग क्या पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक,
हम लोग क्या पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये एग्जाम में देखो कैसे आता है। देखो इसके 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ये जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसके आपको एग्जाम में 3 टाइप के इससे प्रश्न आते हैं। पहले प्रकार का जो हमारा प्रश्न आता है वो कहता है कि संख्याओं के प्रकार पर आधारित सवाल आपसे पूछता है। ठीक, दूसरा टाइप का सवाल आएगा लासा मासा पर आधारित, और जो तीसरा टाइप का सवाल आएगा वो किस पर आधारित आएगा, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यही 3 टाइप के सवाल आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपको 6-7 नंबर आपको एग्जाम में दे के ही जाएगा। ठीक है, ये तो सवाल आपका ये तो फेवरेट ही है, आपको ऐसे देता है कि सिद्ध कीजिए √2 या √3, ठीक, या 2√3, ऐसे संख्या दे देगा, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या। आप कोई भी एग्जाम में उठा लेना, कोई भी पेपर उठा लेना, ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यही 3 टाइप के सवाल हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्रकार है संख्याओं के प्रकार पर लासा मासा पर आधारित, ठीक, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। लासा मासा में हमारा भाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो यही 3 टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाले जाके इस चैप्टर से। इसके अलावा एक सिंगल भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे जाके कि इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे जाके कि संख्याओं के प्रकार। ठीक, पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहला जो हम लोग टाइप पढ़ रहे थे संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो इसमें हम लोग को संख्याएं पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक पढ़ेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण। ठीक, ये दोबारा आगे पूर्ण संख्या है। तो ये सारी संख्या हम लोग पढ़ेंगे पहले कि होती क्या है। ठीक, क्योंकि इस चैप्टर के इन बेसिक संख्याओं का नंबर्स का ज्ञान होना हमको जरूरी है, वरना आप इस चैप्टर के एमसीक्यू में सवाल आप छोड़ के आएंगे, क्योंकि बस सीधा सीधा इन्हीं पर बेस हमारे सवाल आते हैं जाके। ठीक है, और जैसा कि दूसरे टाइप का जो सवाल है ये एक मिनट, हाँ ये, और हम लोग को संख्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है पढ़ेंगे, सम संख्या क्या होती है, ठीक है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक हम लोग सहभाज्य भी पढ़ेंगे जाके। तो ये सारे टाइप की संख्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाज्य अभाज्य एक यहाँ पे लिख लेना जाके, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये सारी हम लोग पहले संख्याएं पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जाके पहले वास्तविक संख्या। देखो हमको पहले वास्तविक संख्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमको पहले वास्तविक संख्या नहीं पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जाके, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अच्छा, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग कोई भी चीज हमको दे दी जाती थी, ठीक, या अभी भी हमको कोई भी चीज दे दी जाती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, बोला जाता है कि इसको गिनो, तो हम लोग कैसे गिनती शुरू करते हैं, तो हम लोग 1 से हमेशा गिनती शुरू करते हैं। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, कि गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको, गणना करने वाले। हम लोग गणना कहाँ से करते हैं, हम लोग गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे हम लोग गिनते चले जाते हैं। तो यही होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, जो गणना करने वाली संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, तो आप लोग समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, गणना करने वाली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही, अब यहाँ से एक चीज ये समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि एक क्या है हमारी, एक क्या है हमारी सबसे, एक हमारी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही 1 से करते हैं। एक क्या हो गई हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, अब ये पूछे सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखो अगर हम ये देखें कि 7 के बाद एक और रख दे तो 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 100 आएगा, 100 के आगे 101, 1000 के बाद एक और आ जाएगा 1001, ऐसे जब आप करोड़ अरब जितने भी संख्या तक पहुंचे, जैसे ही एक रखेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, अगली एक प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है। ठीक,
लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो हम लोग कह नहीं सकते। क्या कह सकते हैं? कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आप उसमें ऐड करेंगे तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हमारी एक होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक हम कोई भी संख्या नहीं कह सकते। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गणना करने वाली संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हम लोग गिनती हमेशा एक से स्टार्ट करेंगे तो एक हमारी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक, दो हमारी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तीन हमारी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं वो हमारी सारी क्या होंगी? वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जाके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाके नेक्स्ट टाइप की संख्या। जैसे कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। देखो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है बच्चों? देखो अच्छा, डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। किसके साथ? प्राकृतिक संख्याओं के साथ। किसको सम्मिलित करने पर? शून्य को। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर क्या प्राप्त होती है? हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा देखो मैंने क्या बोला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 ये तुम्हारी होगी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग शून्य को ऐड कर ले, अगर हम लोग क्या करेंगे शून्य को, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? ये बाबू हमारी है, ये हमारी है प्राकृतिक संख्या है। ये हमारी क्या है? ये हमारी है प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, और इन प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, इन प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, इन प्राकृतिक संख्याओं में जैसे ही हमने क्या किया? शून्य को ऐड कर लिया। देखो आगे शून्य ले लिया ना, तो अब ये हमारी क्या हो जाएंगी? अब ये हमारी कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी जब ऐड कर लेंगे, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या कहलाएंगी? वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज क्या निकल के आती है कि ये जो हमारा शून्य होता है, ठीक है, ये जो हमारा शून्य है ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। शून्य क्या है? हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होगी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी, यहाँ पे क्या लिख गया? सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप एक लाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? अगली पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने दो प्रकार की संख्या पढ़ी ली कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तीसरी प्रकार की संख्या, जैसे कि पूर्णांक। अब देखो हमारे पूर्णांक क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के साथ निगेटिव नंबर को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने साथ किसी न किसी को जोड़ रहे हैं। जैसे एक बंदा था प्राकृतिक संख्या, उसने शून्य को जोड़ा तो एक टीम बन गई पूर्ण संख्या। ठीक, फिर उसके बाद जब पूर्ण संख्या ने क्या किया? अब निगेटिव नंबर को जोड़ लिया। क्या किया उसने? निगेटिव नंबर को। जैसे कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के साथ निगेटिव नंबर को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसने क्या किया? निगेटिव नंबर को ऐड कर लिया, तो अब कौन सा एक नई टीम बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, सॉरी पूर्णांक हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक से स्टार्ट होती है हमारी, एक से तो हमारी स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ऐसे डैश डैश, और जब इसमें हम लोग शून्य को ऐड करते तो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। अब शून्य के आगे क्या करोगे? जैसे -1, ठीक है, और -2 और -3, माइनस की भी ऐड कर लोगे। अब ये क्या बन जाएंगे? हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या देखते थे? बचपन में हम लोगों को एक स्केल मिलती थी, ठीक, उसमें बीच में हमारा शून्य होता था, इधर हमारे प्लस की संख्या होती थी, ठीक है,
ऐसे डैश डैश, और इधर हमारे क्या होते थे, माइनस की संख्या होती थी। तो ये जो तीनों टाइप की संख्याएं होती है हमारी, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे पूर्णांक होते हैं। प्लस माइनस शून्य, ठीक, ये सब मिला के हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे मिला के पूर्णांक हो जाते हैं जाके। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि पूर्णांक दो प्रकार से हमारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक, ठीक, तो इधर के हमारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो तीनों टाइप की आपकी संख्या पता हो गई कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइप की संख्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप की जो देखो संख्या क्या बोल रहा है, अब इसने भाज्य बोल दी ना, तो हम लोग ये नहीं करेंगे अभी। अब हम लोग थोड़ा सा बैक करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये वास्तविक संख्या है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, या आप ये करो, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे जाके परिमेय संख्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले परिमेय संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपरिमेय। ठीक, उसके बाद हम लोग वास्तविक भी काल्पनिक पढ़ेंगे, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वास्तविक कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा वास्तविक हो जाएगा। देखो अब देखो बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा डिफिनीशन में बोल रहा है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या होता है, P/Q, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या क्या होती है, जाके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जैसे यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, P और Q हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, पूर्णांक। ठीक, यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है P और Q प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ, ये याद रखना कि P तो हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन Q कभी जीरो नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन Q नहीं जीरो हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता है, देखो अगर मान लो कि हमारा ऊपर कोई भी नंबर, मान लिया हमने P का मान 5 है और नीचे Q हमारा जीरो आ गया, तो हम लोग जब किसी नंबर को जीरो से भाग करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक, और अनंत हमारी कोई संख्या थोड़ी होती जाती। ठीक है, तो इसीलिए हमारा Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा सर, तो फिर अगर हम ये कह दें कि हमारी दो क्या है, केवल दो लिख दें, अगर हम केवल 7 लिख लें, अगर हम केवल 9 लिख लें, कोई भी संख्या अगर हम केवल 15 लिख लें, ठीक, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों हमारी ये परिमेय संख्या है, देखो अगर हम 2 के नीचे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग करने पर 2 ही आएगा। तो देखो इसको हम लोग अंश बटे हर में लिख नहीं रहे, लिख रहे हैं ना। अगर हम 2 के नीचे 1 लिख दें और किसी संख्या में 1 से भाग करोगे तो वही संख्या तो आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर उनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा उनके बटे में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये भी हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या होंगी। ऐसे अगर हम लोग 7 के नीचे 1 लिख दें तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 7 ही आ जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से हम लोग सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। हाँ, यहाँ पे हम लोग निगेटिव भी, अगर हम लोग मान लो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो माइनस का 5 ले रहे हैं तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, माइनस का 5 भी, क्योंकि हम लोग इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, अभी हमने क्या, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखोगे, ठीक, तो शून्य आएगा। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। मतलब कि जितने भी हमने पूर्णांक पढ़े हैं उनके नीचे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 1 लिख सकते हो, तो पूर्णांक भी हमारी परिमेय संख्या में आ जाते हैं। अंश बटे हर वाले तुम्हारे परिमेय संख्या होते ही हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है,
और जितने पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस जीरो, ये भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया क्लियर कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की संख्या सीखेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, उसने हमने पीछे आपको एक डिफिनीशन उसमें लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखी है परिमेय संख्याओं में। एक मिनट, ये परिमेय संख्याओं में एक डिफिनीशन लिखी है कि, अच्छा ठीक है, ये ठीक डिफिनीशन, हमने सोचा कोई दूसरी डिफिनीशन है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जाके अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें कह रहा है ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनको p/q के रूप में, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये नहीं लिखा जा सकता, ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक, आप इस पर कुछ भी ध्यान ना दो, ना डिफिनीशन पे ध्यान दो, जो हम बता रहे इस पे भी ना ध्यान दो। अब जो बता रहे उसके देखो, अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है, अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है, ठीक, अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है और आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब उसका वर्गमूल नहीं ले सकते, तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2, अब 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता बात, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 5, ये भी नहीं निकल सकती। अंडर रूट 7, ये भी नहीं निकल सकती। अंडर रूट 3, ये भी नहीं निकल सकती। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं। ये क्या है, ये सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है, हाँ ये चीज याद रखना कि वो धनात्मक होनी चाहिए, इसके अंदर जो पूर्णांक हो वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस का ना हो। ठीक, अगर वो धनात्मक पूर्णांक है इसके अंदर, तो हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, और कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि क्या अंडर रूट 4, ये क्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका वर्गमूल क्या निकाल सकते हैं, बाहर 2 निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस 2, तो ये तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई ना। ये हमारी क्या होगी जाके, ये हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, ये हमारी हो गई जाके परिमेय संख्या। अगर कोई चीज ये नहीं जरूरी है कि अगर वो रूट के अंदर है तो वो परिमेय संख्या है, ये भी ध्यान देना है कि उसका वर्गमूल बाहर निकल सकता है कि नहीं। अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता तो हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। अगर आप उसका वर्गमूल बाहर निकाल सकते हो तो वो परिमेय हो जाएगी। जैसे देखो अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल आप प्लस माइनस 5 निकाल सकते हैं, या वर्गमूल हम इसका ये कह सकते हैं, ये निकाल लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय। अपरिमेय में बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर है, ठीक, और वो बस याद रखना कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो हमारी संख्या क्या होगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो मैंने आपको 5 प्रकार की संख्या सिखाई कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, और परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की संख्या। ठीक, नेक्स्ट टाइप की जो हम लोग संख्या पढ़ेंगे जाके, वो हम लोग पढ़ेंगे जाके वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या। ठीक, अब देखो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब कुछ वास्तविक है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो सब कुछ क्या है, वास्तविक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी, देखो जो भी हमारी, ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, संख्याएं, जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या, जो भी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, जो भी हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और जो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं,
ठीक, परिमेय संख्या और जो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, ये सब हमारी क्या होंगी, ये सब हमारी होती हैं जाके वास्तविक संख्या है। बस इसीलिए मैंने कहा था कि आप वास्तविक संख्या को बाद में पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जितनी भी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्णांक, जितने भी परिमेय, जितने भी अपरिमेय, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे होते जाके वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं जाके, जैसे कि परिमेय संख्या में क्या था, ये सारी चीजें हमारी होती हैं जाके परिमेय संख्या है, और P/Q भी होता है। ठीक, अब ये टोटल क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जितनी भी मान लो अगर कोई संख्या प्लस की है, माइनस की है, शून्य है, P/Q की है, ठीक, वो सारी हमारी क्या है, वो सारी हमारी वास्तविक संख्या है, क्योंकि इनका यूज वास्तव में होता है। ये जो वास्तविक संख्या होते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं वास्तव में अपने जीवन में, या लिखने पढ़ने में इनका यूज हम लोग मतलब वास्तव में करते हैं इनका यूज, तो इसीलिए इनको बोला जाता है वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टाइप की संख्या, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की हम लोग संख्या क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या। अब देखो, बस यही है एक अलग संख्या। ठीक, जैसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि काल्पनिक संख्या, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता है। अभी तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी थी उनके मान संभव थे। ठीक है, मतलब जिनको वास्तविक संख्या बोलते हैं उनके मान संभव होते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। नहीं, डिफिनीशन से कुछ नहीं मतलब, अब बस आप इतना याद रखना, अगर कोई नंबर रूट के अंदर निगेटिव है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर क्या है, निगेटिव है, तो हमारी काल्पनिक संख्या है। बस बात खत्म, समझ में आ गया ना। अगर कोई संख्या रूट के अंदर निगेटिव है तो क्या होगी, वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक, जैसे √-7, ठीक, और √-5, √-4, √-12, ये सब क्या है, ये सब हमारे काल्पनिक संख्या है। जो भी संख्या रूट के अंदर माइनस की होती है वो सारी संख्या क्या होती है, वो सारी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो अब आपको समझ में आ गई कि हमारी काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो कुछ नहीं है कि बस आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, निगेटिव है, तो हमारी काल्पनिक संख्या है, बाकी सब क्या है, सब वास्तविक संख्या है। ठीक, तो बच्चों समझ में आ गई, सारे टाइप की आपको संख्या समझ में आई। इनके आप नोट्स अच्छे से बनाओ, इनको आप थोड़ा पढ़ो। ठीक, जब MCQ में सवाल आएगा तो इन्हीं संख्याओं पे बेस आएगा सवाल। ठीक, अभी हम लोग कुछ संख्या और आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय पढ़ ली थी, प्राकृतिक, पूर्णांक, ये सब पढ़े। हम लोग पढ़ेंगे जाके भाज्य, हम लोग क्या पढ़ेंगे जाके, भाज्य पढ़ेंगे ना। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। देखो कह रहे कि भाज्य संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, हाँ, इसको आप डेफिनेशन से समझ में आपको ज्यादा आएगा। कह रहे कि जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो जाए, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे आप देखो, जैसे मैंने बोला कि आप 4 ले लो, तो 4 देखो किससे किससे कट जाएगा, ये तो 4 से तो कटेगा ही, स्वयं से 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से 1 से तो कट ही रहा है, ये क्या 2 से नहीं कट रहा है, देखो 2 से भी तो कट रहा है, तो वही तो बोल रहा है के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। अन्य संख्या क्या 2 है, उससे भी कट रहा है, तो 4 हमारी क्या हो जाएगी, 4 हमारी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 हमारी क्या हो गई, 4 बाबू हमारी एक भाज्य संख्या हो गई, 4 हमारी क्या हो गई जाके, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे आप मान लो कि 10 ले लो, 10 तो हमारा 10 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो देखो जो संख्या स्वयं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होगी, जैसे कि 2 और 5 से भी डिवाइड, स्वयं मतलब कि 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो संख्या बच्चों
स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जाके भाज्य संख्या। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको कमेंट जरूर करना है कि सर ये थोड़ा सा मतलब, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। देखो अब जैसे देख लो कि क्या 7 क्या है, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक, और किसी से नहीं कटेगा ना, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य नहीं है। क्या है, ये हमारी भाज्य नहीं है। तो जो संख्या स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है उसी को हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो 15 को ले लो, 15 किससे कटेगा, 15 से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, ठीक है। अब और ये किससे कटेगा, ये हमारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो देखो ना स्वयं एक के अलावा 3 5 से भी कट रहा है, तो 15 भी हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों समझ में आ गया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर कोई भी नंबर स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की संख्या पर आएंगे कि, एक मिनट, भाज्य, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अभाज्य की स्लाइड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम चलो इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग इसको समझते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। पहले हम लोग, ये हमारी सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इससे पहले मैं आप लोग इसी स्लाइड में लिख के दिखा रहा हूँ कि अभाज्य संख्या, ठीक है। ये हम लोग इसमें देख लेंगे, एक स्लाइड खाली इस पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। देखो अभाज्य संख्या, देखो बाबू जो हमारी अभाज्य संख्या होती जाके, ठीक है, इसकी डिफिनीशन की ये कहती है कि जो संख्या स्वयं तथा एक, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखो अभी हमने एक 7 ही लिया था, 7 को देखो 7 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ठीक। लेकिन क्या अब ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, अब आप इसको किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी 7 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे आप 5 के ले लो, 5 हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 यहाँ पे हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यहाँ भी 5 भी हमारा 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। अब ये क्या किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता, तो ये हमारी क्या है, 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो आप 2 को ले लो, 2 भी हमारा 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो हमारी 2 अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसी प्रकार से हमारी भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो जैसे कि 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, ठीक, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, ठीक है, 37 होती है, 41 होती है, ये सब हमारी क्या है, 43 होती है, 47 होती है। ये सारी हमारी संख्याएं क्या है, ये सारी की सारी हमारी संख्या अभाज्य संख्या है। एक ये एक ऐसी संख्या है ये स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी ही नहीं, ठीक।
तो इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद क्या सीखेंगे, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है। देखो इस पर तो क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू, बस इस पे एक दो सवाल हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या कि देखिए दो संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात जिनका HCF 1 होता है। दो संख्या जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बस आपको इतना याद रखना है कि जिनका HCF 1 निकालो, जैसे अगर हम लोग देखें, और ये सहअभाज्य संख्या ये हमेशा संख्या मतलब कि पेयर में ही रहेंगी, अकेली नहीं रहेगी। इसमें दो ही संख्या ऐसे करके, एक कोई x यहाँ पे होगा, एक संख्या y यहाँ पे होगी, ये संख्या हमेशा पेयर में ही रहेंगी। ठीक है, जैसे बोला जाए कि 31 को ले लो, या आप छोटी कोई संख्या ले लो, 13 को ले लिया और 17 को ले लिया। ठीक, या आप कुछ भी ले लो, जैसे कि हमने 12 ले लिया और मान लो 17 ले लिया। ठीक, अब देखो इनमें क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है। ठीक, अगर हम लोग 12 और 17 के HCF निकालेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो ये कितने डिवाइड हो जाएगा, मान लो 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे जाके, 12 के हम लोग फैक्टर लिख सकते हैं, 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हम लोग 17 के अगर फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 17 से काटा एक बार, 17 एकम 17, 17 का फैक्टर क्या हो गया, 17 ही हो जाएगा। अब देखो इनका अगर हम लोग HCF निकालें तो HCF क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन है, तो इनका HCF 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 17 क्या है, हमारी एक सहअभाज्य संख्या है। 12 17 हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे आप इसमें आपको एक पेयर देगा और उसमें आपको ये बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक कैसी संख्या है। ठीक, भाज्य सहभाज्य ऐसे करके पूछेगा। ठीक, अब देखो कुछ स्लाइड्स थी, ठीक है, लेकिन हम वो स्लाइड मतलब नहीं लगा पाए जाके ना, तो ये जो बैच है जाके आप इस बैच को कंप्लीट करना जाके। ठीक है, अभी आपको एक सरप्राइज बैच और आएगा। ठीक, जो कि बैच आपके लिए बहुत ही मतलब कि लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बैच हमारा प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक, आप जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे, या जिसने कुछ पढ़ा है, ठीक, या जिसने बहुत सारे बच्चों ने अपनी चीज़ें कंप्लीट भी कर ली हैं जाके। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस बैच होगा उसमें आप लोग सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएंगी, जिससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी जाके। ठीक है, तो ये जो बैच है जाके रैंकर्स बैच, ठीक, इसका नाम ही रैंकर्स है। ठीक, मतलब कि आज 70/70 की तैयारी समझो इस बैच से। ठीक है, और टोटल क्लास हम लोग जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, 75 क्लास करेंगे और 60 डेज में करेंगे। ठीक, कभी कभी हम लोग डबल क्लासें कर लेंगे। ठीक, आप जब इस बैच को कंप्लीट करेंगे तो ये याद रखना कि आप एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले, अगर आपने इस बैच को अच्छे से रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना। ठीक है, और आप डेली आना जाके। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो डाउट मैं आप लोगों को अगले क्लास में ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में।